क्लास टेंथ का जो चैप्टर 1 है वो है वास्तविक संख्याएं। पिछले क्लास को आपने अगर देखा होगा तो हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया और नंबर का शुरुआत कैसे हुआ होगा ये भी आपको बताया गया होगा। उसमें आपने देखा होगा नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, होल मतलब पूर्ण संख्या, और पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इतने तरह के संख्याओं को आपने देखा और इन सबको मिला करके जो संख्या बना वही कहलाया वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक का मतलब आप समझिए, आप जो सोच रहे हो वही मतलब है। वास्तविक का मतलब है कि रियल चीज। जैसे आप बोलते हो कि हाँ कोई वस्तु है, जैसे ये चौक है तो ये रियल है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि नंबर को आप टच कर लीजिएगा, 1 2 3 4 ये सब टच करने लायक चीजें नहीं है, लेकिन आप इनको एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि हाँ 2 मतलब ये 2 फिंगर दिखाया तो 2 हुआ। तो संख्याओं के बारे में ये समझा गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तविक के अलावा भी संख्याएं हो सकती हैं। तो हम लोग संख्याओं को दो भागों में अगर बांटें, पहला भाग क्या रखें, वास्तविक, और दूसरा होगा अवास्तविक। अवास्तविक को हम लोग कहेंगे काल्पनिक। तो हम लोग तो अभी तक जितने सारे नंबर जानते हैं वो वास्तविक को जानते हैं, काल्पनिक को नहीं जान रहे हैं। लेकिन इसके बारे में सोचेंगे हम लोग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे कि आखिर काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं क्या, मतलब जो कल्पना कर सकते हैं, जो इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो संख्याएं वास्तव में होंगी। जो संख्याएं होंगी वो वास्तविक होंगी। जैसे आप कह रहे हैं ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, परिमेय और अपरिमेय, ये दो संख्याओं को मिला करके बना हुआ चीज है। परिमेय को आप जान रहे हैं जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जो वैसी संख्याएं जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो उनको आप कहते हैं अपरिमेय। लेकिन फिर भी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में जैसे 1/4 लेते हो, 2/3 लेते हो, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो अलावे इसके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, 3 का पावर 1/7 हो गया, इस टाइप से संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी जो परिमेय नहीं है, मतलब कि जो P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकती हैं। इनको हम जानते हैं, ये क्लास 9th में भी था, आपने वहां भी देखा होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दो भागों में विभक्त हैं, वास्तविक संख्याएं वही कहलाती हैं। अब रही बात काल्पनिक। काल्पनिक हालांकि आपका 10th का सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या होंगी। जैसे हम एक काम करते हैं, x² प्लस 2 बराबर 0 लिखते हैं। आप x की जगह कुछ संख्या सोचते रहिए कि x की जगह आखिर कौन सा संख्या रखेंगे कि जिसको 2 से जोड़ें और बराबर हो जाए 0। आप बैठ के सोचते रह जाएंगे, शायद आप उसका पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये 2 उधर जाने पर क्या होगा, -2। अब देखिए x² बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -2। देखिए रूट के अंदर आपने आज तक कभी ऐसे माइनस नहीं देखा होगा। आप यहां अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे ही चले जाइए, इस चीज को यहीं पर रोक दीजिए। आप कहेंगे कि x² बराबर -2, ऐसा कौन सा वास्तविक संख्या है जिसका वर्क करने पर -2 आता है। कोई भी संख्या अगर वास्तविक है उसको वर्क करेंगे तो कभी वो माइनस में नहीं आएगा, चाहे वो कैसा भी वास्तविक संख्या क्यों ना हो, तो वो -2 नहीं देगा। अगर माइनस में दिया है इसका मतलब कि ये वास्तविक नहीं है। इसी टाइप के जो नंबर होंगे वो अवास्तविक कहलाएंगे, यानी काल्पनिक कहलाएंगे। इस टाइप में ये काल्पनिक संख्या के अंतर्गत
आएगा। इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है ये वास्तविक को दो हिस्से में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय। यही दो संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। परिमेय जो p बाई क्यू के रूप में होता है, अपरिमेय जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, वैसी संख्या है। इसे आप सभी नोट कर सकते हैं। काल्पनिक के बारे में हम लोग अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये आप 11 में जाएंगे तब आपको इससे भेंट हो जाएगा। आप केवल ये समझे कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वही संख्याएं काल्पनिक। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये था, मतलब आपको इंट्रोडक्शन था वास्तविक संख्याओं पर। अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, HCF निकालने से संबंधित सवाल आएंगे। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम कह सकते हैं महत्तम सामवर्तीय, हिंदी में बोलेंगे। HCF निकालने के लिए आपको आ सकता है। एक सवाल ये हो सकता है, दूसरा सवाल हो सकता है कि साबित करने के लिए कि कोई संख्या जो है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करने वाला क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि कोई संख्या जो है वो अपरिमेय कब होता है। इस पर आज हम लोग एक सवाल ले लेंगे। आज हम लोग उस पर, ये क्वेश्चन लगभग 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जब ये हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड हैं, ये ज्योमेट्री के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि विभाजन जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम हिंदी में इसे पढ़ेंगे ऐसे, यूक्लिड, चूंकि नाम है इसलिए ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। इनका क्या कहना था, देखिए ये बात है, मतलब समझिए 2000 साल पहले की। आप तब के हैं ये मैथमेटिशियन, इन्होंने कहा था कि आप कोई दो संख्या सोचिए, हम दो अलग से संख्या आपको बताएंगे। आप मन में दो संख्या सोचिएगा, हम दो अलग संख्या बताएंगे। अब सोचिए कि क्या था। उनका कहना था कि अगर यदि ए और बी दो पूर्णांक जिसमें b बराबर 0 मान लेते हैं नहीं है, इसमें एक को कम से कम 0 नहीं मानना होगा, तो दो संख्याएं P और Q और R अस्तित्व में आएंगी। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से a बराबर BQ प्लस R। ये देखने में आपको थोड़ा भी हार्ड लैंग्वेज लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत आसान लगेगा कि ये क्या कह रहे थे। R का जो मान है वो कहना था इनका कि 0 और B के बीच में रहेगा। यहाँ A और B हो सके तो आप धनात्मक संख्या सोचे। तो इनका कहना था कि A बराबर BQ प्लस R। ये देखिए असल में है क्या, इसको ऐसे समझिए कि A और B अगर आप कोई दो संख्या सोचते हैं तो A को यहां रखिए, B को यहां रखिए और अब आप भाग दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो क्या आएगा,
चूंकि ये अननोन चीज है तो आपको तो पता नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन कुछ भी आएगा। मान लेते हैं ये क्यू टाइम पहाड़ा पढ़ा गया, क्यू बार पहाड़ा, और आंसर जो आया आर। रिमाइंडर, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जब हम किसी संख्या को किसी से दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, मतलब पिक्चर की तरह दिखता है ये, इस तरह से कि ए को यहाँ रखते हो, बी को यहाँ रखते हैं, तो आप भाग देने पर क्या आता है? सर थोड़ा, हाँ बोलिए क्या बात है? देखिए, अगर आप कोई संख्या ए है, जब उसको बी से भाग देते हैं तो मान लिया जाए कि भागफल जो है क्यू आया। क्यू फॉर अंग्रेजी में कोसेंट होता है, इसीलिए क्यू लिखा हुआ है। भागफल क्यू आया और मान लेते हैं कि शेषफल जो है वो आर आया। तो आप कैसे लिखिएगा? आपको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये जो फॉर्मूला है किसका दिया हुआ है? यही है यूक्लिड का दिया हुआ। ये इसी चीज का आप एक तरह से फॉर्मूला समझिए कि ए और बी दो संख्या आपने सोचा तो दो नई संख्या आई, कौन कौन? क्यू और आर। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ए और बी दो सर हाँ बोलिए। सर पूर्णांक के बगल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पूर्णांक के बगल में लिखा हुआ बी बराबर 0 नहीं, चूंकि इसलिए मना किया हुआ है कि अगर आप 0 से भाग दीजिएगा तो फिर दिक्कत ना है, फिर वो परिभाषित संख्या नहीं ना होगा। आप जैसे 5 है, उसको 0 से लगेगा भाग देने, तो फिर बताइए ये नियम कहाँ लागू हो रहा है? वो फेल कर जाएगा। इसलिए इसने क्या कहा कि एक संख्या को मना कर दिया कि 0 मत लीजिएगा। तब सर वो बॉक्स वाला बताइए तो कैसे भाग दे रहे हैं वो वाला? हाँ, ये जो हाँ भाग देने वाला ये माना हुआ चीज है। बी से जगह अगर हम किसी संख्या को भाग दिए, ए को भाग दिए, तो ये मान लेते हैं कि शेषफल भागफल क्या आया? क्यू, और शेषफल जो आया वो आर। तो अब सोचिए, देखिएगा, आप एग्जाम्पल के तरीके से सोचिए। मान लिया जाए 15 है और इसको आप भाग दे रहे हैं, सपोज कीजिए 4 से, ठीक ना? तो 4 से भाग दीजिए तो भागफल कुछ आएगा यहाँ पर 3 बार में, और जो भी हुआ, और शेषफल कितना आया? 4 पे 12, और यहाँ पर आया आपको 3। तो इसको क्यू बोलेंगे और इसको आर, ठीक ना? तो अब देखिएगा कि जब लिखने की कोशिश करें हम, 15 बराबर क्या इस तरह से लिख सकते हैं? 3 हेलो सर। 3, ठीक है? तो इसी चीज को किसने पहली बार लिखा? यूक्लिड ने। पहली बार यूक्लिड ने ही बताया था कि ये चीज है। हेलो सर। हाँ बोलिए। आपके आवाज जा रही नहीं? हाँ मेरे आवाज आ आवाज जा रही रही है। है यहाँ? तो फिर से वो समझाइए, नहीं समझ में आया। हाँ देखो, फिर से तुम्हारे लिए संख्या हम यहाँ बदल देते हैं। चलो मान लो कोई एक मन में संख्या सोचिए। सोचिए मान लीजिए 17 है, उसको किसी संख्या से भाग दीजिए। मान लीजिए 2 से आप भाग दिए, 2 से भाग दिए तो कितना बार में जाएगा? मान लेते हैं ये 8 बार में 16 आया, और शेषफल कितना आया? 1। तो ये इसको समझ लेंगे क्यू और इसको समझ लेंगे आर। क्यू फोर हुआ भागफल और आर फोर हुआ शेषफल। अब 17 बराबर क्या लिख सकते हैं इस तरह से? देखो, भाज्य इसको कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, इसको भाजक बोलेंगे, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। तो 17 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 8 जोड़ 1। ओके, इसी तरह से इनका जो कहना था यही था कि कोई दो संख्या आप सोचते हो तो कोई दो संख्याएं अस्तित्व में आ जाता है। कौन? यही देखो 8, तुम तो दिए थे 17 और 2, तुमने 17 और 2 दिया और दो संख्या आया कि नहीं? 8 और 1। 8 और 1 इस तरह से है कि 8 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और 1 जोड़ देने से क्या आ जाता है? 17। सर हाँ, क्यू और आर के बगल में क्या लिखा हुआ है? क्यू और आर के बगल में यहाँ पे नीचे ये वो लिखा नहीं, वो लाइन में हाँ
किस थर्ड लाइन? ये हाँ लैंग्वेज हाँ है, ये अस्तित्व होता है, ये लिखा हुआ अस्तित्व, लिख लीजिए अच्छा से। यदि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो दो संख्याएं Q और R अस्तित्व में आएंगी इस प्रकार से। किस प्रकार से? A बराबर BQ प्लस R। ये था यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, ये उनका प्रथम था। सर और लास्ट में क्या लिखे हैं? ये हाँ हाँ इसको, सर। हाँ इसको पढ़िए। देखिए क्लास 10th के बच्चे को तो पता होना चाहिए कि R कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। यहां देखो जरा चेक करके, जो तुम्हारा शेषफल आता है वो या तो 0 भी आ सकता है या नहीं तो इस 2 से जरूर छोटा होगा। अगर तुम किसी संख्या, मान लो कोई भी संख्या 5 लेते हो, 5 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। क्या 5 आ जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा कभी शेषफल? नहीं नहीं। 6 आएगा? नहीं। यही कहा जा रहा है कि R जो होगा वो 0 और B के बीच, मतलब इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, B से बड़ा नहीं हो सकता है, जब होगा तो उससे छोटा होगा। इसका मतलब यही हुआ कि R 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। क्लियर है? यस सर। R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा होगा। छोटा होगा। इधर एग्जाम्पल है, समझने के लिए उतार सकते हैं। चलिए प्रॉब्लम हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी हम लोग समझते हैं, ठीक ना। HCF, HCF को हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हाँ महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। इसको GCD भी बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, इससे भी समझ सकते हैं। GCD मतलब हुआ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। देख लिए, हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले, कॉमन डिविजर यहां बोला हुआ है और यहां पर फैक्टर बोला हुआ है, दोनों का सेंस एक ही है। नाम देखिए कभी कभी बदल देता है, HCF के बजाय वो लिख देगा GCD। सर आवाज नहीं आ रहा है आपको? एक मिनट, आ रही है आवाज? यस सर। अब आ रही है ना? हाँ ठीक यस है, सर। ओके। देखिए तो देखिए इसका एक परिभाषा है, हम लोग जानते हैं, निकालना अलग बात है कि किसी चीज का HCF जब निकालना होता है, मान लेते हैं आप 8 और 10 का GCD निकालना चाहते हैं, तो 8 को भी फैक्टराइज करते हैं आप। 8 को भी, 8 का भी फैक्टर आप कैसे लिखते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे लिख देते हैं इसको। और 10 को भी आप लिखते हैं 2 गुने 5। अब ये देखते हैं कि अधिकतम फैक्टर क्या हमें मिल रहा है। ये एक 2 यहां मैच किया, एक 2 यहां मैच किया, अलावे इसके कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप बोल देते हैं यही 2 को GCD या HCF, HCF ऑफ किसका? 8 और 10 का, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इसका परिभाषा क्या होना चाहिए ये हम लोग समझें। तो परिभाषा ये है कि A और B का HCF, ध्यान रहे A और B दोनों में से कम एक जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का 0 लीजिएगा तो फिर नहीं निकलेगा। HCF वह सबसे बड़ा धनात्मक
भाजक है जो दोनों को विभाजित कर देता है। ओके, तो देखिए जैसे अगर हम बोल रहे हैं 12 और 16, तो एक तरीका ऐसे सीखिए, 12 के जो विभाजक भाजक हैं, 12 के भाजक कौन कौन होंगे, 12 के भाजक, ऐसे एक टेबल बना लीजिए। 12 के भाजक कौन कौन होंगे, 2 गुना 2 एक गुना हो सकता है, एक विभाजक है, दो भी, वो ऐसे मत कीजिए। अभी आप समझिए, परिभाषा से हम समझा रहे हैं, अभी हम निकालने नहीं सिखा रहे, ठीक ना। अभी हम HCF निकालने नहीं सिखा रहे, अभी आप परिभाषा से समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। एक इसको विभाजित कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर 3 भी कर सकता है, 4 4 भी कर सकता है, 6 कर सकता है, 6 कर सकता है, और 12 भी कर सकता है। ओके, अब 16 के भाजक, इसके भाजक आ जाइए, इसके भाजक कौन कौन है। 1 कर सकता है, इसको 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 4 कर कर सकता सकता है, है, 8 8। फिर 16। 8 कर सकता है, 16 कर सकता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा धनात्मक भाजक, खैर माइनस वाला भी भाजक हो सकता है, लेकिन माइनस को यहाँ पर नहीं विचार करना है। तो 1 तो भाजक है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा नहीं है इसलिए इसका चयन नहीं होगा। 2 मैच कर रहा है लेकिन फिर भी चयन नहीं होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा नहीं है। अभी और आगे बढ़कर देखते हैं, 3 तो खैर वहां भी नहीं है, 3 का तो चर्चा ही नहीं करेंगे। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो सबसे बड़ा है। अब 6 तो 6 और 12 8 16 मैच नहीं कर रहे हैं, तो कौन मैच किया, ये 4। इसलिए ये 12 और 16 का HCF क्या होगा, ये मतलब परिभाषा के अनुसार आप देख लीजिए। ये निकालने हम बाद में सिखाएंगे कैसे हमको निकालना है HCF। ये आंसर हुआ 4। मतलब ये है कि आप एक साधारण मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। भाजक को देखते हैं, जो सबसे बड़ा भाजक होता है उसी को लिख देते हैं, दोनों को, लेकिन ध्यान रखना दोनों को विभाजित करने वाला होना चाहिए। इसको नोट करिए। हो गया सर। ओके, चलिए अब हम लोग 1 मिनट सर। ठीक है, अभी यहाँ रहने देते हैं। अब हम लोग लिखते हैं को प्राइम। देखिए ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपके सर भी बताए होंगे, साबित करने वाला एक सवाल है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल भी है कि साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अभी तक हमको ये लग रहा हो कि आप इसको एक आध बार प्रूफ भी किए होंगे, लेकिन शायद कहीं अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको हम लोग आज दूर कर लेंगे। को प्राइम, को प्राइम या हिंदी में इसको बोलेंगे सह अभाज्य। हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। देखिए बात केवल 2 लोगों की होगी, 2 ही नंबर्स का हम बात करेंगे, उन्हीं लोग दोनों नंबर का हम सह अभाज्य होने या न होने की बात करेंगे। देखिए को प्राइम लिखा हुआ है तो बहुत से स्टूडेंट ये समझ जाते हैं कि प्राइम, या सह अभाज्य लिखा हुआ है तो वो अभाज्य समझ जाते हैं और वो अभाज्य की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मतलब ये कि जैसे उनको लगता है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 7 9 एक अभाज्य नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11, इस तरह से सोचने लगते हैं। ऐसा बात नहीं है, यहाँ नाम केवल है सह अभाज्य, यहाँ पर प्राइम नंबर मत सोचिएगा। देखिए 2 नंबर्स ए और बी, जिसमें एक जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए,
सह अभाज्य कहे जाते हैं। सह अभाज्य कहे जाते हैं यदि ए और बी का HCF 1 होता हो। HCF कितना हो? 1 हो। HCF का देखिए सिंबल है ऐसे, A, B ऐसे लिख दीजिएगा ना, तो इसका मतलब ही हो जाता है HCF। आपको सुविधा के लिए HCF कितना होना चाहिए? HCF A, B बराबर 1। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? HCF 2, 3 के लिए निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 2 और 3 क्या कहलाएंगे? अभाज्य कहलाएंगे। आप यहां पर नंबर और ही बदल सकते हैं। HCF मान लिया जाए 4 और 5 का लीजिएगा तो क्या आएगा? तो भी 1 आएगा, क्योंकि 4 और 5 का HCF भी 1 होता है। अब ये सोचने लगेंगे स्टूडेंट, तेरे 4 तो अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य होने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे बड़ा फैक्टर हो वो कितना हो? 1 होना चाहिए। अपने आप से समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए, हाँ बोलिए सर, वो माइनस में आ सकता है। देखिए माइनस में HCF का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। HCF जब भी निकालते हैं तो वो आप देखिए डेफिनेशन में पढ़ के कि धनात्मक संख्या लिखा हुआ है, इसलिए माइनस में नहीं। यहां माइनस में अगर रहा, -2 और 3 भी रहा तो भी हम 2 के लिए ही काम करेंगे। -2, 3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर जो आएगा, जैसे कोई आपसे पूछे कि जरा बताइए तो कि 10 और 5 का GCD क्या होगा, तो आप जवाब दीजिएगा आंसर 5। लेकिन पूछ देगा कोई -10 और 5 का GCD निकालिए, माने HCF निकालिए, तो क्या निकालिएगा? तो भी आंसर 5 ही होगा। इस माइनस से कोई विशेष असर नहीं पड़ता है ना। माइनस रहेगा तो भी, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो भी आंसर 5 ही होगा। जैसे पूछा जाए कि HCF ऑफ मान लिया जाए -12 और -16, तो क्या जवाब देंगे? आंसर वही होगा जो 12 और 16 का आंसर, वही आंसर माना जाएगा। यानी HCF जब होता है तो आंसर धनात्मक ही होता है। कभी कभी स्टूडेंट से पूछ सकता है, आप 10th क्लास को, तो आप पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि -12 और -16 का HCF निकालिए, तो आंसर लिख देगा बच्चा लोग क्या? -4। ये गलत हुआ ना, सिर्फ 4 होगा। अगर किसी एक का माइनस हटा भी दें तो भी महत्तम समापवर्त जो होगा वो 4 होगा। परिभाषा अच्छा से पढ़िए, एकदम बारीकी से पढ़िए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो उसको ढंग से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि धनात्मक संख्या को ही बोलना है HCF, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है HCF। अब देखिए, यदि A और B, पहले इसको लिख लेने दीजिए, उसके बाद पूछिएगा। यदि A और B के जो कॉमन भाजक हों, कॉमन भाजक 1 हो, तो यहां भाजक का मतलब केवल धनात्मक रखना है ना। 1 हो तो A और B सह अभाज्य कहे जाएंगे। अभाज्य होते हैं। चलिए, यही परिभाषा है मात्र। सह अभाज्य का डिफिनेशन यही है कि जैसे आप बोलिएगा कि क्या 18 और 20 सह अभाज्य हैं, तो आप एक बार में जवाब दीजिए कि नहीं है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग चला जाएगा। यानी 18 और 19 हो सकता था, क्योंकि ये 1 से दोनों डिवाइड हो रहा है। अब इन लोग क्या हो रहा है? 2 और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लोग सहअभाज्य नहीं कहे जाएंगे, जबकि ये सहअभाज्य कहलाएगा। इस तरह से यहाँ परिभाषा लिया। 4 और 5 जो है आपस में
सह अभाज्य हैं, क्योंकि 4 और 5 का जो कॉमन भाजक है वो कितना है, 1 है। 1 से दोनों चला जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का स्पेशल सवाल लेते हैं, जिसके लिए हम आए हुए भी थे। स्पेशल सवाल को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसको प्रूव कीजिएगा। देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम होगा तो तय रखिएगा, ये सवाल आना ही आना है। सिद्ध करें कि कोई भी संख्या, जैसे √2 लीजिए चाहे √3 लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। √3 इज एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए बेहतर होगा सवाल को आप भी लिख लें और समझते हुए चलें। ये सवाल प्रूव करने से ज्यादा कठिन है समझना। आप हो सकता है सवाल जैसे बना हुआ होगा आप याद कर लेंगे, तो वो समझा हुआ जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें फंसेंगे। बेहतर होगा समझते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। जिस लाइन में समझ नहीं आएगा, जिस जगह समझ नहीं आएगा, आप पूछेंगे बीच बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें क्या सिद्ध करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय साबित करने के लिए अगर आ गया हो, तो कोई चीज को अगर आप सीधे सीधे प्रूव नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट से चले जाते हैं, है ना। अगेंस्ट जाना मतलब हुआ उसका विरोध करना। अगर कहते हैं हम कि देखिए सूरज जो है वो पश्चिम की ओर उगता है या पूरब की ओर उगता है, मान लीजिए सही बात ही हमने बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, ये साबित करने के पीछे मत लगाइए कि सूरज जो है वो पूरब की तरफ उगता है, आप बल्कि उसको गलत साबित करने का प्रयास कीजिए कि नहीं, सूरज जो है वो पूरब की ओर नहीं उगता है। तो आपका जो तरीका जो भी इस्तेमाल कीजिएगा, उस तरीके में आप कहीं ना कहीं उसमें गलतियां पाई जाएंगी, और अंत में आप अपने आप कह दीजिएगा कि हमने जो तरीका अप्लाई किया उसमें गलतियां थी, यानी जो हमने कहा कि सूरज पूरब की ओर नहीं उगता है वो गलत है। फिर से मेरी बात को समझिए कि अगर हमें साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये सीधे सीधे अगर प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर विरोधाभास तैयार करेंगे, मतलब इसके विरोध में चले जाएंगे, अगेंस्ट में, और कहेंगे कि नहीं, मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यस, तो ये हुआ सीधे सीधे प्रूफ। जैसे देखो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ कुछ शायद पढ़ रहा होगा, तो वहां याद करो कि ऐसे प्रूव करने के लिए आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या दिखा है अभी तक से किसी बच्चे को? हाँ, नहीं भी दिखा होगा तो भी हम मान लेंगे क्योंकि क्लास 10th का है ये। तो आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। LHS बराबर लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए p/h होता है, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं, फिर इसका b/h इस तरह स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, इस तरह से जोड़ते हुए आप कहते हैं कि नहीं, ऊपर वाला h स्क्वायर हुआ, नीचे भी h स्क्वायर हुआ, कटने के बाद 1 आ गया। यानी आप यहां से चालू किए और 1 पे पहुंच गए। कोई चीज प्रूव करना होता है तो हम ये सीधा सीधा तरीका है कि यहां से चालू होइए और यहाँ पे आके खत्म कीजिए, लेकिन ये उस तरह के नहीं है, ये है एक डिफरेंट तरीका है जिसको कि आप सीधे सीधे कभी प्रूव नहीं कर पाइएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसके विरोध में उतरिए, यानी इसके अगेंस्ट में चले जाइए और कहिए कि नहीं, हम मान लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो आप क्या बोलिएगा,
आप ऐसे लिखिएगा। मान लिया कि ये इसका प्रूफ चालू है ना। मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इस तरह से आप माने हो तो कहीं ना कहीं हमारा अंत में एक आध जगह विवाद खड़ा हो जाएगा और ये बात हमारा गलत हो जाएगा। अभी जो हमने मान लिया है वो अंत में क्या होगा, ये गलत साबित होगा। और जब गलत साबित होगा यानी ये जो बोला वो सच है। जब आप √3 को परिमेय संख्या मान लिए हो तो √3 को कैसा होना चाहिए, √3 को होना चाहिए परिमेय संख्या किस रूप में होते हैं। पिछले क्लास में भी चाहे आज क्लास में भी हमने बताया है, ये p/q के फॉर्म में होते हैं। √3 बराबर क्या होगा, p/q, जहां p और q क्या है, p और q सहअभाज्य हैं। अब देखिए सहअभाज्य हम अभी तुरंत समझा रहे थे कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप p को बोल दिए 18 और q को बोल दिए 20, तो 18/20 लिखिएगा ना तो क्या होगा, ये कटने लगेगा ना। ये 9 बार में, ये 10 बार में कटने लगेगा, यानी कुछ कॉमन फैक्टर था तभी कट गया। तो ये ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। इनका हालत ऐसा है कि ये जब है तो p है, ये जब है तो q है। तो आप जानबूझ के जैसे 18 और 19 ले सकते हैं, 18 और 19, क्योंकि 18/19 करेंगे तो आपस में ये कटेगा नहीं। ओके, तो p और q क्या है, सहअभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि p और q में कुछ भी कॉमन चीज नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसको हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा देखिए थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं इसको, p² ऐसे। हेलो सर। हाँ बोलिए। वर्ग क्यों करेंगे सर? वर्ग करने पर, वर्ग करें दोनों तरफ, जब करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग अगर करते हैं तो इधर भी वर्ग करेंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे। p²/q²। हाँ बोलिए, किनको नहीं समझ में आ रहा है? सर दोनों तरफ क्यों करेंगे? दोनों तरफ क्यों करेंगे, इसको इसलिए क्योंकि हम अभी तक से इस तरह की संख्याओं को परिमेय के साथ मिश्रण करके नहीं देखे हैं। ये परिमेय के साथ अभी जो आप देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो यानी परिमेय संख्याओं को वर्ग करने पर भी वो परिमेय ही रहते हैं। अभी फिलहाल क्या माने हैं आप, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं को वर्ग करने पर क्या वो उनका कैरेक्टर जो चेंज हो जाता है, ये बताइए। कैरेक्टर मतलब समझे, उनका चरित्र नहीं बदलता है। जैसे आप 5 को परिमेय संख्या तो वर्ग करिए तो 5 का स्क्वायर करें 25, परिमेय ही न रह गया, इसलिए वर्ग कर रहे हैं। अगर वर्ग करना अलाउ नहीं होता तो हम नहीं करते, लेकिन चूंकि परिमेय संख्याओं को वर्ग कर सकते हैं तो वर्ग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो वर्ग किया गया है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि आपने मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसको ले आइए इस तरफ, तो p² इधर ही रह जाएगा, q² इधर आ जाएगा, यानी 3q² = c²। फिर इसको मिटाते हैं ऊपर से। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3q² = p²। तो q² बराबर भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं p²/3। इससे ये दिखने में लग रहा है कि q² जो है वो p²/3, मतलब p² डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से।
देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो सकता है, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद एक पूर्णांक न होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू असल में ये लोग पूर्णांक होते हैं, तो वर्ग करने पर भी पूर्णांक हो जाएगा। पी लोग घर हैं। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। यहीं पर देखिए फंसने वाली कंडीशन यहीं पर है। आपको यहीं पर दिक्कत होगी कि अब हम इससे क्या समझने लगे। यहीं पर समझिए कि P और Q अगर पूर्णांक है तो मान लेते हैं P स्क्वायर को आप क्या से डिवाइड किए हैं? 3 से। तो 3 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आया है? Q स्क्वायर। Q स्क्वायर खुद एक पूर्णांक है। देखिए अगर मान लिया जाए हम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये पूर्णांक के रूप में आ रहा है, इसका मतलब है कि 15 जो है 3 से विभाजित होता है। अगर 5 आ गया तो इसका मतलब है कि 15 3 से विभाजित है। अगर मान लिया जाए यहाँ 4 लिखे हैं, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं बोलिएगा कि ये विभाजित होता है 4 से। पी स्क्वायर कैसे विभाजित हो गया आपका? 3 से। यही यहाँ पर निकलता है निष्कर्ष। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है ना? पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब देखिए जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब इसको समझा जाए कि कैसे ये बोल दिए हम लोग कि जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P कैसे विभाजित हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 8 जो है वो 4 से विभाजित है, तो 8 का स्क्वायर करने पर क्या होगा? 64, वो भी 4 से विभाजित हो रहा होगा। यानी कि जिस संख्या का वर्ग किसी दूसरे संख्या से विभाजित होता है तो बिना वर्ग किए हुए भी वो पहले से विभाजित हो सकता है। जैसे मान लिया जाए 5 जो है वो 5 से विभाजित है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 25 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको रिवर्स में समझिए, 25 अगर 5 से विभाजित है तो 25 का वर्ग हटा भी दिया जाए, 5 का वर्ग हटा दिया जाए तो भी वो उसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो अब जब कोई संख्या P से विभाजित हो जाता है, अगर P मान लिया जाए 3 से विभाजित हो जाता है, तो हम लोग मान सकते हैं, देखिए कोई संख्या जिस संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसी के फैक्टर के रूप में, उसी के गुणज के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। माना कि P बराबर 3m। जैसे कोई संख्या मान लिया जाए कि आप कहते हैं कि 2 से विभाजित है, तो 2 से जब विभाजित होगा, जैसे मान लिया 10 जो है 2 से विभाजित है, तो 10 बराबर 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 18 है, 18 2 से विभाजित है तो 2 गुने 9 लिख सकते हैं। ओके, तो m कोई भी नंबर है, m जहां क्या है, जहां m एक पूर्णांक है। अब वापस आ जाइए इसी समीकरण से, इस समीकरण से आप वापस आ जाइए यहीं से, चूंकि क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं आप? पी स्क्वायर बाई 3। ओके, तो पी का मान आपने क्या लिया है अभी 3m। तो 3m का होल स्क्वायर बटा 3। यहां पर क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9m स्क्वायर बटा 3। 3 इससे भी काट दिए तो क्या आंसर आया? 3m स्क्वायर।
यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है, VM स्क्वायर। यहां तक आप नोट कीजिए। हो गया सर। ओके। चलिए लास्ट लाइन है अब। थोड़ा सा रुकिएगा सर। हाँ बस नोट कीजिए। देखिए तो पिछला स्टेप में भी क्या किए थे आप, जैसे ही यहां पहुंचे थे फिर से 3 को अब इसके नीचे ले आइए। क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर M स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या अब देखने से ये लग रहा है कि M, ये जो क्यू स्क्वायर है वो भी 3 से विभाजित है, क्योंकि विभाजित करने के बाद ही ना आखिर M स्क्वायर एक पूर्णांक के रूप में आ रहा है। यहां ये पता चलता है, यहां क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर जो वो भी 3 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो अकेले क्यू जो होगा वो भी 3 से विभाजित है। देखिए आप 2 जगह में पकड़िए बातों को। एक जगह पकड़िए जहां लिखा हुआ था पन्ना, देखिए पीछे क्या लिखे हैं कि लिखे होंगे कि P भी 3 से विभाजित है, और यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है Q भी 3 से विभाजित है। अब दोनों बातों को एक साथ मिलाइए। दोनों बात कौन कौन हम पाते हैं कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं। देखिए यहीं पर बात आकर के फंस गया, क्योंकि आपने बोला है P और Q सह अभाज्य। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से ही केवल विभाजित होती हैं, एक के अलावा किसी दूसरे विभाजित नहीं हो सकती है। यहां जो है ये जो स्थिति उत्पन्न हुई यह विवाद की स्थिति है। विवाद की स्थिति है। विवाद की स्थिति इसलिए है क्योंकि P और Q दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं दोनों केवल एक से ही विभाजित होने चाहिए थे। तो विवाद अगर उत्पन्न हो गया यानी आपका जो मानना था वो गलत था, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा मानना
गलत था। अतः जो सवाल था वो सही था, इसका मतलब। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां पर कुछ भाषा के रूप में बातें लिखी गई हैं। मेन काम आपको यहीं तक था, जो आप कैलकुलेशन कर सकते थे सिर्फ यहीं तक था। यहां के बाद देखिए हमने कहा था कि एक लाइन पीछे पकड़िए जहां लिखा हुआ था कि P भी 3 से विभाजित है, और यहां अभी आया Q भी 3 से विभाजित है। ये बात दोनों को मिला करके हम कहते हैं कि P और Q दोनों 3 से विभाजित है। अगर दोनों 3 से विभाजित है तो ये तो विवाद की स्थिति है, क्योंकि आप बोले हो कि P और Q दोनों सहभाज्य हैं। दोनों केवल 1 से ही विभाजित होने चाहिए थी, सिर्फ 1 से। लेकिन यहां 1 के अलावे कौन सा नंबर आ गया? 3। 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होना चाहिए था। तो यानी हमारा जो मानना है वो गलत है। गलत। जब गलत है यानी थ्योरम जो दिया गया वो सही है। ठीक है, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। अगला क्लास जो होगा इस टाइप का सवाल डालेंगे हम। 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम बताएंगे। ओके, और अभी 10th का ही क्लास होगा। सर आ गए हैं आप लोग के लिए, और आप लोग उनसे केमिस्ट्री पढ़िए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।